Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन में से और ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और फिर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस भी करेंगे, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, किसके? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पहली तीनों वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर कैसे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है 6 ग्राम यूरिया, दूसरा सोल्यूशन है 18 ग्राम ग्लूकोज और एक है 34.2 ग्राम सुक्रोज। हमने सेपरेटली 6 ग्राम यूरिया को 1 किलोग्राम वाटर, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम वाटर और 34.2 ग्राम सुक्रोज को 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। इसका मतलब हमारे पास तीन सोल्यूशन बन गए, एक यूरिया का, एक ग्लूकोज का और एक सुक्रोज का। तीनों सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 0.1 मोलल है। अगर हम मोलैलिटी निकालेंगे तीनों की 0.1 मोलल बन जाएगी तीनों सोल्यूशंस की। अब देखें, जब भी हम किसी भी सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है? एक्चुअली जब आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के डेवलप होने की वजह से, जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई हैं, उसकी वजह से सॉल्वेंट की इवेपोरेशन और उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब चूंकि सारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी सेम है 0.1 मोलल, क्योंकि सारे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। 0.1 मोल सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 10⁻23। अगर 1 मोल होता तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते, तो ये 0.1 है तो ये 10⁻22 हो जाएगा। क्योंकि सब में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इसका मतलब है लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है, यानी वेपर प्रेशर में जो कमी आएगी वो सब में सेम आएगी। क्यों? क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, मोलर मैसेज और स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह हमारे पास अगर है इसमें आप बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट देखें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ साथ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी। तो अगर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो तीनों सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, यानी ये 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल के लिए 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। और दूसरे एंड पे देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा 0.186। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हुआ? एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में अट्रैक्शन डेवलप हो गई। और फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हुआ? क्योंकि फ्रीज तो करना है सॉल्वेंट ने और सॉल्वेंट की आपस में अट्रैक्शन, सॉल्वेंट अट्रैक्शन वीक होगी, जिसकी वजह से उसको फ्रीज करना मुश्किल हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब सबके लिए बॉइलिंग पॉइंट में कितनी चेंज आनी? 0.052 और फ्रीजिंग पॉइंट में 0.186। क्यों? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारे पास इसकी बजाय 1 मोल सॉल्यूशन होता, यानी 60 ग्राम यूरिया, 180 ग्राम ग्लूकोज, 342 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व करते तो 1 मोलल होता, इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते, तो हम इन वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारे पास 1 मोल के लिए 0.52 बढ़ेगा। अब 1 मोल किसी का भी हो सॉल्यूट का, उसके लिए हम कंडीशन देखेंगे अभी आगे जाकर के। ये तीन कंडीशन अगर फॉलो हो रही हो तो फिर सबके लिए वैल्यू 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड एलिवेशन में आएगी और 1.86 जो है वो डिप्रेशन आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में। यानी वाटर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो बढ़ के 100.52, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो कम होकर -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा।
अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो हमने वैल्यूज पढ़ी कि एक मोल जिसका भी हो, एक मोल जब भी एक मोल में चेंज आनी है बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड आनी है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आनी है वो भी कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी 1 मोल के लिए एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर कितना है 0.52 और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कितना है 1.86। तो ये एबिलियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट्स हैं, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर, ये सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब फॉलो होंगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब फॉलो होंगी जब सॉल्यूशन डिल्यूट हो, क्योंकि अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हुआ तो पार्टिकल की तादाद कम हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े हो जाएंगे। क्यों थोड़े हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स? क्योंकि पार्टिकल्स की आपस में एसोसिएशन हो जाएगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, एसोसिएशन हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी नहीं आएगी जितना हम सोच रहे थे। इसी तरह सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, तभी तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर सोल्यूट वोलाटाइल हुआ तो वो बजाय वेपर प्रेशर कम करने के, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बजाय वो वेपर प्रेशर ज्यादा करेगा। और सोल्यूट फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मुराद है वो आइन ना बनाए, जैसे NaCl है, NaCl आइंस बना देता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाने की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू हमारे जेन में आ रही थी उतनी नहीं आएगी, 0.52 नहीं आएगी, उससे डबल हो जाएगी। तो ये तीन अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हूं तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन 0.52 और फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है वाटर के लिए 1.86 ही रहेगा। अब हम देखते हैं जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो एक्चुअली सॉल्वेंट के सोल्यूट के साथ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बाहर निकलने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ए में सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है क्योंकि सोल्यूट ऐड नहीं किया। जब आपने इसमें सोल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और वेपोरेशन कम हो जाएगी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर हम रिलेशनशिप चेक करना चाहें तो ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था रॉल्स लॉ में, कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2। और अगर हमने रिलेटिव लोअरिंग निकालना है तो P नॉट को हम इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हम P नॉट को इस तरफ ले जाएंगे तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर है? डेल्टा P और P नॉट इज इक्वल टू x2। अब रिलेटिव जो हमारे पास है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, हम x2 की वैल्यू लगा लेते हैं। x2 मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल फ्रैक्शन है? सोल्यूट का। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट, दूसरा सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो सोल्यूट के कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो डेल्टा P और P नॉट x2 की जगह क्या आ गया? N2 ओवर N1 प्लस N2। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए तो फिर इसका मतलब है उसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत थोड़ी होगी। अगर सोल्यूट की अमाउंट थोड़ी होगी तो हम सॉल्यूशन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो है ही सोल्यूट। नेग्लेक्ट तब करते हैं जब किसी कंपोनेंट से कंपैरिजन करवाना हो, तो सॉल्वेंट के मुकाबले में सोल्यूट थोड़ा है तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा N2 ओवर N1। N2 हमने नेग्लेक्ट कर दिया सिर्फ सॉल्यूशन में। N2 ओवर N1 ये मोल है। मोल क्या होता है? वेट ओवर मोलर मास या रिलेटिव मोलर मास या मास ओवर मोलर मास। तो इसकी जगह हम वैल्यू लगा लेते हैं मास ओवर मोलर मास की। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास है मैसेज है W1 W2 और मोलर मैसेज है M1 M2। तो ये क्या आ जाएगा? N1 मास ओवर मोलर मास, यानी वेट ऑफ वन ओवर वन क्या है? सॉल्वेंट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। N2 सोल्यूट है, वेट ऑफ द सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम सोल्यूट का मोलर मास निकालते हैं, तो यहां से आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं M2। जब M2 इस साइड पे जाएगा तो P नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा P इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्योंकि वोलाटाइल हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थैंक यू वेरी मच।